हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और कैसा लगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ की बहुत ही खूबसूरत सी सवाल, जिसमें हम कुछ अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, कचरा नहीं करेंगे, अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। और सवालों को जो करने की अप्रोच होगी वो भी एकदम अच्छी होगी। बेसिक लेवल से तो मैं आपको 4 पार्ट करवा चुका हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो अब हम बेसिक से नहीं करेंगे, और अगर आप बोलेंगे तो बेसिक से भी बता देंगे, कोई वो नहीं है। जो सवाल ऑप्शन से नहीं होगा उसे तो बेसिक से करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला एक खूबसूरत सा सवाल और सुंदर और सुशील गुणों से भरा हुआ। तो देखो पहला सवाल, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर। ये सवाल थोड़ा सा कट रहा है क्या शायद। अच्छा, ये सवाल कट रहा है। चलो कोई ना, मैं बोल देता हूँ कट रहा है तो आप टेंशन मत लो। पहला सवाल, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16, 24, 30, 36 एंड 45। आगे 45 लिखा है, ठीक है। एंड एक्स इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वॉट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 1, 2, 3। तो इस सवाल को करने की हमारी क्या अप्रोच होगी। देखो, सवाल में बोला है कि लिस्ट नंबर एक्स क्या है, तो मेरी एक्स क्या हो जाएगी, एक्स बराबर एलसीएम ऑफ 16, 24, 30, 36 और 45। ठीक है, अब मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था। अच्छा, इसमें आगे एक कंडीशन भी दे रखी है। ये दे रखी है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब हम के मान लेते हैं। के हमारा क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। के वा मल्टीपल ले लिया हमने एलसीएम का, और जो शर्त दे रखी है उसके हिसाब से हम के का मान ले लेंगे। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा, तो आप ये बताओ, सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं एलसीएम में। ये तो मैंने आपको सिखाया एलसीएम निकालना। तो मैंने 45 ले लिया। 45 के अंदर मेरा 3 भी आ गया और 9 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब मैं 36 को देखूँ। 36 में क्या होता है, 9 गुणा 4। तो 9 तो मेरा 45 के अंदर आ गया। 4 की और आवश्यकता है तो 4 से और गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप 30 को देखो। 30 में क्या होता है सर, 30 में होता है 15 गुणा 2। तो 15 तो 45 के अंदर आ गया, 2 4 के अंदर आ गया, तो इसको रहने दो। अब आप 24 को देखो। 24 में क्या होता है, 24 में होता है 8 गुणा 3। 3 तो 45 के अंदर आ गया, लेकिन 8 नहीं आया। अब आप बोलोगे सर 8 के अंदर होता है 4 गुणा 2। 4 तो आ गया, 1 2 और चाहिए, तो 1 2 से और गुणा कर लो। ठीक है, 16 को देखो। 16 में क्या होता है 8 गुणा 2। तो 8 तो आ गया, 4 गुणा 2 8 आ गया। 1 2 की और ज़रूरत है तो 1 2 से और गुणा कर लो। और इसका हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, के वा मल्टीपल। तो क्या आएगा, 45 को आप 4 से गुणा करो, कितना आएगा। आप बोलोगे सर 180 गुणा 2 इंटू 2 4। तो कितना आ गया, ये आ गया 36, नहीं 36 नहीं, 72। 72 जीरो 72 आ गया, जीरो और के 720 के आ गया। ठीक है, अब हमें के की जगह ये मान रखना है कि ये संख्या क्या हो जाए, मेरी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। के की जगह हमें क्या रखना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग पूछा है क्या, तो फिर इतना करने का कोई मतलब नहीं है। इसको हटा रहा हूँ मैं, इस लाइन को आप हटा दो। पूर्ण वर्ग पूछा है तो हम डायरेक्ट फैक्टर से कर लेंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का अंडर रूट निकालने पर हमें एकदम पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो मैं यहीं पर अंडर रूट ले लेता हूँ। भाई पूर्ण वर्ग संख्या का जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो बाहर क्या आएगी, एक पूर्ण संख्या आएगी। तो आप यहाँ देखो, 2 गुणा 2 4, 4 का बाहर क्या आएगा 2, और इस 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। अब आप 45 में देखो कितना है, 9 गुणा 5। तो 9 का तो बाहर आएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3, लेकिन अंडर रूट के अंदर 5 बच गया। तो इस 5 को बाहर लेने के लिए मुझे के का मान कितना रखना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 5।
5 रखना पड़ेगा। तो मैंने 5 रख दिया तो मेरा बाहर क्या आएगा 5। तो मुझे क्या पता चला है कि मेरा k का मान कितना है 5। ठीक है, अब आप ये देखो कि संख्या आई कितनी, संख्या आई कितनी। आपको k का मान पता चल गया है कि k का मान कितना है 5। चलो आप इस लाइन को काटो मत, यहीं से देख लो कि संख्या मेरी क्या आ जाएगी, k का मान 5 आ गया तो 720 गुणा 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 03600, ये मेरी संख्या आ गई। ठीक है, अब ये बोला है कि 123 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो आप 123 का भाग दे लो, इसमें कितना आ रहा है शेषफल, 123 का भाग 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 246, 4, 5 और यहाँ पे 154, 154 ही तो गया है ना यार। हाँ सही किया है, ठीक है। आगे देखो, अब 123 का भाग 154 में एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 123। तो घटाओ कितना आएगा, 1 3 0, 31। 31 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा यार, गलत कर दिया है क्या कहीं पर। 31 तो मेरा ऑप्शन में नहीं आ रहा। देखो एक मिनट, यहाँ से 001 यहाँ पे गलत कर दिया यार शायद। देखो 720 को जब मैं 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 7 पंजे 35, 1 36, 3600 सही तो आ रहा है। 3600 में भाग दो 123 का, 2 बार जाएगा, 246, 10 में से 6 गया 4, कैरी 1, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा ना। यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे क्या आएगा 1। जब भाई 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। अब हम 1140 में भाग देना है, तो 1140 में 123, 10 बार 1230 आएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। आप 123 को 9 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 9 3 27, 7 2 0, 1107। तो 9 बार जाएगा 1107। भाग में भी गलती हो गई, मतलब हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 33। भाई रिमाइंडर 33 आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल और भी अच्छा होने वाला है इससे भी। इसमें भाग में गलती हो गई तो कोई आप वो निमाग मत तो लेना कि मतलब भाग नहीं आता है, ऐसी नहीं है, कभी कभी हो जाती है, ठीक है। हो गई तो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में इतना तो चलता ही है। देखते हैं अगला सवाल। वेन 3738 5659 and 9501 are divided by the greatest possible number x, the remainder r in each case is y, what is the sum of x and y। ये सवाल देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल सीपीओ में आया हुआ है, शायद सीपीओ 2018 में आया है, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं। सवाल में बोला है कि जब 3738 संख्या को जब x से डिवाइड किया जाता है तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है y, ठीक है। अब आपको x और y का जोड़ निकालना है, लेकिन सवाल में एक बात ये भी बोली है कि संभव बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे इस चीज़ को आप ये पहले ये चीज़ बताओ, अगर x मेरा भाज्यक है और y मेरा क्या है शेषफल, तो x ग्रेटर देन y होगा या नहीं होगा। भाई भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा या नहीं होगा। अगर रिमाइंडर इसके बराबर आ गया तो एक बार भाग और चला जाएगा। तो आप ये सोचो जैसे 10 है, 10 में मुझे भाग देना है किसी संख्या का, 10 में मुझे किसी संख्या का भाग देना है, तो x बराबर मैं 5 लूँ और y बराबर भी मैं 5 लूँ।
x बराबर 5 और y बराबर 5। तो ये बताओ कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा ये 5 आ रहा है, तो भाग एक बार और चला जाएगा। समझे इस बात को? इसका मतलब कि मुझे x ग्रेटर देन y वाली कंडीशन सेटिस्फाई रखने के लिए x को बड़ा लेना पड़ेगा। अगर मैं ये ले लूँ, देखो आप 10 को अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ x बराबर 6 और y बराबर 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर 10 में आपने भाग दिया 6 का और एक बार जाएगा, कितनी बार गया? 6 बार, रिमाइंडर कितना आया? 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचो कि अगर भाग एक बार गया तो इसको और इसको जोड़ने पर मेरा भाजक ही आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ने पर मेरा क्या आएगा? डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं ग्रेटेस्ट संख्या ले रहा हूँ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ले रहा हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या ले रहा हूँ, तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए, पहली बात तो ये। और भाग एक बार जाएगा, और भाग एक बार जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी, मुझे नहीं पता x की जगह क्या है, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी फिर इसको इसमें से घटाने पर रिमाइंडर y आएगा, तो जब मैं x और y को जोड़ूंगा तो मेरा डिविडेंड ही आ जाएगा, मतलब 3738, यही मेरा आ जाएगा। बात को समझे? बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है ये। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस पर क्वेश्चन ऑफ द डे बना के डाल दूंगा बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो मेरा x प्लस वाई कितना आ जाएगा? डिविडेंड ही आ जाएगा। आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लो। जैसे मेरे पास में 20 है, अगर 20 में अगर मैं 10 का भाग दूं, इसके मैं दो बराबर टुकड़े कर रहा हूँ, 10 और 10, 10 करूँ, 10 का भाग दूं तो आप बोलोगे सर 2 बार जाएगा, या फिर आप एक बार रख लो, चलो एक बार ही भाग देते हैं, एक बार ही, तो यहाँ पे मेरा 10 आएगा, नीचे 10 और बच जाएगा। तो अब 10 का भाग एक बार और चला जाएगा। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है तो भाग और चला जाएगा। समझे इस बात को? तो मुझे इसको क्या बड़ा लेना पड़ेगा। अगर मैं 20 में 11 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर एक बार, और कितना आएगा? 11, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। तो 11 और 9 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 20, डिविडेंड ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अगर भाग एक बार जाएगा तो x और y को जोड़ने पर मेरा डिविडेंड ही आ जाता है। ठीक है, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसको तो भाजक बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, इसको मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप देख लेना, डिविडेंड। ठीक है, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये क्वोशिएंट हो गया, भागफल। तो अगला सवाल देखते हैं। What will be the sum of the biggest 3-digit number and smallest 4-digit number whose HCF is 23? HCF आपको कितना दिया है? 23। एक संख्या तो क्या है? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है, और दूसरी संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, जिनका HCF कितना आएगा? 23। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझो, अगर मैं बोलूँ कि मेरी पहली संख्या है ये 23 से पूरी डिवाइड है, और दूसरी संख्या है ये भी 23 से पूरी डिवाइड है, तो इनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी ये भी 23 से पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी? होगी। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF अगर H है तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी? HX और HY, जहाँ पर X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है। X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्या है? सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। तो अगर HCF आपको 23 दे रखा है तो पहली संख्या 23X और दूसरी संख्या 23Y। अब आप X का मान ऐसा कुछ रख लेना, बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब है ना,
x का मान ऐसा कुछ रख लेना कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या आ जाए, और y का मान आप ऐसा रख लेना कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब इनका जोड़, सवाल में बोला है ना कि इनका व्हाट विल बी द सम करेंगे तो कितना आएगा 23x प्लस 23y, ये मेरा सम आएगा। अब अगर मैं यहाँ से 23 को कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई, ये मेरी संख्या आ गई। अब आप ये देखो कि इस संख्या में 23 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 23 इसके मल्टीपल में है ना, तो मतलब 23 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब ये देखो कि ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो 23 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है। अब आप 1998 में भाग देकर देखो 23 से डिवाइड है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 1984 में डिवाइड करके देखो 23 से, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 2002 में देखो, इसमें भी नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 23 का भाग जा रहा है और वो है 2001। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2001 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है और मेंस 2017 में आया हुआ है, तो देखते हैं उसको करने की अप्रोच क्या होगी। HCF of two number is 18 if the sum of these number and their LCM is 954, how many pairs of such number are possible। अब देखो इनका HCF कितना दिया है, आप बोलोगे सर 18, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या तो हो जाएगी 18A, दूसरी क्या हो जाएगी 18B, जहाँ पर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आप ये बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 18AB, जो कॉमन है वो एक बार आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब सवाल में दिया है कि उन संख्याओं और उनके एलसीएम का योग 954 है। उन संख्याओं और उनके एलसीएम का योग कितना है 954। 18 में कॉमन ले लूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 18 कॉमन लेके इधर भेज दिया तो 18 पंजो 90, फिर बचेगा 5 4 18 3 54 53, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 53 आ गया। यहाँ पर आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी कॉमन ले लूँ तो मेरा कितना बचेगा 1 प्लस a बराबर 53। अब यहाँ पर 1 प्लस a है, अगर यहाँ पर भी मेरा 1 प्लस a होता तो मैं 1 प्लस a कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस a नहीं है, तो बना दो अपनी घर की बात है। यहाँ पर एक जोड़ दो और यहाँ पर भी एक जोड़ दो। यहाँ पर 53 था ना, 53 एक जोड़ दिया। अब यहाँ से मैं 1 प्लस a कॉमन ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 1 प्लस a 1 प्लस b बराबर 54। तो अब आप ये देखो, यहाँ से एक चीज़ देखो कि 54 के मुझे ऐसे जोड़े करने हैं, तो कितने जोड़े हो जाएंगे 1 गुणा 54, दूसरा हो जाएगा 2 गुणा 27, और तीसरा हो जाएगा 3 गुणा 18, और 6 गुणा 9, और भी कोई हो रहे क्या, नहीं 4 ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको 1 लूँ और इसको 54 लूँ तो a बराबर कितना आ जाएगा 0, तो a बराबर 0 तो नहीं आएगा भाई। अगर a बराबर 0 आ गया तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेड़ तो मेरा कैंसिल हो गया, ये वाला नहीं हो सकता। अगला देखो 2 गुणा 27, इसको अगर मैं 2 लूँ और इसको मैं कितना लूँ 27, तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा 1, आप बोलोगे सर 1, और b बराबर कितना आएगा 26। तो 1 और 26 में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये वाला जोड़ा सेट हो गया। अगला देखो 3 गुणा 18, अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ और यहाँ पे 18 लूँ तो a की जगह कितना आ जाएगा 2, और b की जगह कितना आ जाएगा 17। 2 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला जोड़ा भी सेट है। 6 गुणा 9, यहाँ पर अगर 6 लूँ और यहाँ पर 9 लूँ तो a की जगह कितना आएगा 5, और b की जगह कितना आएगा 8। 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला जोड़ा भी मेरा सेट है।
इसका मतलब कि हमें सवाल में पूछा है उसके आंसर में कितने जोड़े आएंगे, 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 जोड़े पॉसिबल है, 3 पेयर्स आर पॉसिबल। ठीक है, इन सच ऑफ टाइप, सवाल में जो टाइप दी गई है उस हिसाब से 3 जोड़े पॉसिबल है। तो ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया था, मतलब अच्छा लेवल का सवाल था, मेंस में आया हुआ था ये सवाल। तो अगला सवाल उठाते हैं, वह भी मेंस में आया हुआ है। तो देखो अगला सवाल, द एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इज के व्हेन के इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर, द क्वेश्चन इज पी, व्हाट इज द नंबर वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अब ये सवाल देखो कि द एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, के। हिंदी में मैंने नहीं लिखा, पेज पर जगह कम है इसलिए। ठीक है, तो के आएगा। अब जब मैं के को इसके एचसीएफ से भाग दूंगा तो मेरा भागफल कितना आएगा, पी आएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान पूछ रहे हैं। अब ये देखो कि मैंने 165, 176, 385 और 495, मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों के आसपास की दो संख्या है उनको ले लो। तो देखो ये 165, 176 आसपास की संख्या है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 11। अब 11 तो एक प्राइम नंबर है, तो 11 के कोई फैक्टर होंगे नहीं, तो 11 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर कर लो, आपको पता तो चल ही गया भाई 11 एचसीएफ है। तो इसमें अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो आएगा 11 गुणा 15 बार जाएगा, 150, 150 में 15 और ऐड करो तो 165। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 3। इसमें मैं 11 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 16 बार। इसमें 11 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 35। ठीक है, इसके भी फैक्टर कर लो, 11 गुणा 5 गुणा 9। अब आप इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 11। भाई जो संख्या सब में कॉमन है वो तो एक बार आएगी, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगी। एलसीएम में यही तो होता है, जो कॉमन होती है वो एक बार आती है, जो कॉमन नहीं है वो भी आती है। तो एलसीएम आ गया मेरा 11। अब देखो 11, 11, 11, 11 गया। अब आप 5 ले लो, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो आपने एलसीएम में 5 ले लिया। ठीक है, अब ये देखो 7, 7 भी ले लो। अब देखो 3, मैं 9 ले रहा हूँ, 9 ले लिया मैंने। अब आप बोलोगे सर 3 क्यों नहीं लिया, 3 तो 9 के अंदर आ गया ना, तो ये भी हट गया। अब देखो 16, 16 कहीं पर है क्या, 16 नहीं है, तो आप 16 को पूरा ही ऐड कर लो। ठीक है, जो संख्या कॉमन थी वो एक बार ले ली, जो संख्या कॉमन नहीं थी उसको भी हमने ले लिया। एलसीएम ये आता है। अब सवाल में बोला है कि एलसीएम में जब एचसीएफ का भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा, पी। तो आप एचसीएफ कितना है आपका, आप बोलोगे सर एचसीएफ है 11, 11 का भाग दे दिया तो मेरा भागफल कितना आ जाएगा, इसको आप गुणा कर लो, 16 पंजो 80 गुणा 9 को 7 से गुणा किया तो 63, 9 सत्ते 63। इसको गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएगा। कितना आ रहा है इसमें, देखो 40 चेक कर लो, लास्ट में 40 किसके हैं, इसके नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं है, इसके लास्ट में 40 है तो यही मेरा आंसर है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही चेक कर लो कि लास्ट में किसके 40 है, या पूरा करना चाहो तो पूरा कर लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50, 40। तो ये सवाल कैसा लगा आपको, बढ़िया है ना सवाल, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, अरे मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया सवाल है ये तो, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखें, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ इफ वन नंबर ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज। अब ये देखो
इस सवाल में आपको दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 21। 21 अगर एचसीएफ है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 21x और दूसरी हो जाएगी 21y। ठीक है। अब इसमें आप ये बताओ कि इनका एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 21x और y। अब चलो इसको ऑप्शन से अप्रोच करो, बाद में हम इसको तरीके से करेंगे। पहली संख्या 21x है, दूसरी संख्या 21y है। इसमें पूछा है कि दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ये रही। अब इसके अंकों का योग ज्ञात करना है। भाई ये संख्या 21 से डिवाइड है, 21y जो भी है ये 21 से पूरी पूरी डिवाइड है। इसका मतलब 21 के जो भी फैक्टर है उससे भी डिवाइड होगी, और 3 21 का एक फैक्टर है, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो आप अंकों का योग पूछा है सवाल में, मतलब ऑप्शन में अंकों का योग दिया हुआ है। 17 को 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 14 को 3 से डिवाइड करो, ये भी मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 भी 3 से डिवाइड है और 15 भी 3 से डिवाइड है। दो ऑप्शन आ गए यार इसमें, तो दो ऑप्शन आ गए तो फिर यार ये तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, देख लो, कर लेते हैं। दो ऑप्शन तो हट ही गए ना, चलो कोई बात नहीं। अब सवाल में दिया है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 221 गुना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एलसीएम बराबर एचसीएफ का 221 गुना है, यही बात है। अब एलसीएम की जगह कितना लिख दूँ मैं, 21xy, यही तो होगा। तो अब आप ये देखो कि एचसीएफ भी मेरा 21 है, तो 21 से ये 21 कट गया, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 221। अब आप एक्स वाई के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पे 221 आए, तो क्या आएगा भाई। अगर मैं 15 को 10 से गुणा करूँ 150 से ज़्यादा जाएगा ये। आप गुणा करो 17 को, गुणा करो 17 को 12 से गुणा करो, हाँ आ गया ना यार। 17 गुणा 12, 17 गुणा 12 क्या होता है 221। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 17 और 12 में कुछ कॉमन है क्या। आप बोलोगे सर 17 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x का मान कितना हो जाएगा 17 और y का मान 12। अगर x का मान 17 है तो मेरी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 21 गुणा 17, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 21 गुणा 12। अब सवाल में बोला है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो आप इसको गुणा करो, 21 को 12 से गुणा कर लो, कितना आएगा 252। ठीक है। तो ये संख्या मेरी 200 और 300 के बीच में है। तो दूसरी संख्या है 21 गुणा 17, इसको आप गुणा करो, कितना आएगा 35 357। अब आप इसके अंकों का योग कर लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो अंकों का योग कितना आया 15। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सर, आप बोलोगे सर आपका आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं हम। द एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ if their HCF is 12 and the difference between the number is 60 then x plus y। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, सवाल में दिया है कि HCF कितना है 12, तो मेरी संख्या कितनी हो जाएगी 12a, दूसरी 12b, जहाँ a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन था वो HCF के अंदर आ गया, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आगे सवाल में दिया है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12ab। ये क्या है एचसीएफ का 204 गुना है, तो एचसीएफ 12, इसका 204 गुना है, तो 12 से 12 कट गया, ab बराबर कितना आ गया 204।
अब सवाल में एक बात और बोली गई है, उनके बीच का अंतर 60 है। उनके बीच का मतलब उन संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। तो 12a माइनस 12b बराबर कितना है 60। तो यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 5। a माइनस बी कितना आ रहा है 5। अब मुझे 204 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनके बीच का अंतर कितना रहे हमेशा 5। तो 204 के आप फैक्टर करो कितना आएगा, कितना आ रहा है इसका, देखो 12 को आप 17 से गुणा करो, 12 गुणा 17, 12 गुणा 17 होगा क्या, हाँ 12 गुणा 17, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया 204 12 गुणा 17। अब आप ये बताओ, ये तो ए का मान हो गया और ये क्या हो गया बी का मान हो गया। ए बी बराबर 204, इसके मैंने फैक्टर कर दिए 12 गुणा 17, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। पूछा क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछा है क्या, नहीं यार एक्स प्लस वाई थोड़ी ना पूछा है। अच्छा एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई तो संख्या है ना, मैंने सोचा वो को प्राइम वो है, चलो ठीक है ठीक है। एक्स वाई क्या है संख्या है, मतलब आपसे क्या पूछा है 12a और प्लस 12b, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 12a प्लस बी। अब यहाँ पे आप 12 और 17 को जोड़ो कितना आएगा 29। तो 12 को 29 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 12 गुणा 29। तो 12 को 9 से गुणा किया तो आएगा 8, 12 को 2 से गुणा किया तो 24, 24 और 10 34, 348। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 348 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो मेंस में भी इतने हार्ड सवाल आते हैं और इतने लल्लू लल्लू सवाल भी आते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही लल्लू। अरे हार्ड सवाल नहीं आते, मतलब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो मतलब दिखने में हार्ड लगते हैं लेकिन हार्ड होते नहीं है। अब यहाँ पे बच्चा क्या गलती करेगा, यहाँ पे मैंने संख्या को 12a 12b माना, अगर आप संख्या को 12x और 12y मानते, ठीक है, तो आप x प्लस वाई क्या निकालते, x प्लस वाई आप 29 निकालते, जबकि सवाल में दिया है कि दो संख्या x और y है। तो मैं यहाँ पे x और y मैंने नहीं माना, नहीं मुझे पता नहीं था कि x और y इसमें दिया है, मैंने तो अपनी मर्जी से a माना, मैं x और y से परेशान हो गया इसलिए मैंने a मान लिया, a और b मान लिया। आप कुछ भी मान लो, p और q मान लो, तो p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, इसका कमेंट देखना, कमेंट में क्या आ रहा है, मतलब सवाल में गलती कर दी क्या, कौन से में, ऊपर वाले में गलत है, क्या गलत है, एक मिनट ऊपर वाला सवाल देखते हैं उसमें क्या गलती है। अच्छा यहाँ पे 221 को 17 गुणा 12, 17 को 12 से गुणा करेंगे, और नीचे वाले में भी हमने 12 गुणा 17 किया। अच्छा 204 आएगा, अच्छा ये गलत है, सॉरी गलत हो गया। 221 के क्या फैक्टर होंगे 13 गुणा 17, अब सही है 221 के क्या होंगे 13 गुणा 17। तो हमारी ये संख्या भी गलत आ गई, फिर आंसर सही कैसे आया, मतलब सवाल गलत हो गया फिर भी हमारा आंसर सही है। चलो वेरी गुड, हमारा तो आंसर सही आता है वैसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान 13 और y का मान 17, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी 21x, x की जगह मैंने 13 रख दिया, दूसरी संख्या हो जाएगी 21y, y की जगह मैंने 17 रख दिया। तो 21 को 13 से गुणा करूँगा कितना आएगा 3, हासिल का लगा दिया मैंने 1, 13 दूना 26 1 27, 273। पहली संख्या तो ये आ गई 200 और 300 के बीच में 273। दूसरी संख्या क्या आएगी 7, हासिल 1, 17 दूना 34 1 35, 357। अच्छा इसमें 21 गुणा 17 और यहाँ पर भी देखो 21 गुणा 17,
तो आंसर तो भाई फिर सही आना वाला है ना, आंसर तो सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 357, तो इनके सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब समझ में आ गया। अरे भाई यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, 221 को मैंने 17 गुणा 12 लिख दिया, गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, अब अपनी गलती सुधार रहा हूँ ना, जो अपनी गलती सुधार ले उसको फिर गलत नहीं बोलते। ठीक है, तो 221 को मैंने 13 गुणा 17 लिख दिया। तो आगे अब अगले सवाल की ओर बढ़े, समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके कदमों में प्रस्तुत है। लेट x बी द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leaves a remainder of 1 in each case if x lies between 2800 and 3000, then what is the sum of the digit of x? अरे भाई सवाल गलत हो जाता है कभी कभी, इसमें क्या है, मतलब सवाल तो गलत नहीं किया ना, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो क्या हो गया। अरे मेरे रूम में मतलब आते रहते हैं लोग, मतलब जब आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण दिमाग में कुछ और चलता है और हाथ पे कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी छोटी मोटी इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है, होता रहता है इतना, तो इतनी गलती तो आपसे भी हो ही जाती है। ठीक है, तो ये सवाल देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर बचे तो मेरी संख्या क्या होगी। अब आप देखो, जब मैंने एलसीएम की आपको थ्योरी बताई थी तब ये बताया था, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब हमें 4 डिजिट का पूछा है, 4 डिजिट तक ले जाने के लिए हम इसको k से गुणा कर लेंगे, जहाँ k क्या है नेचुरल नंबर। तो अब रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर को हम इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखो, बेसिक से तो मैं ये सवाल आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे पिछले चारों सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देखिए, उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल करवाए हैं बेसिक से। ठीक है, अब मैं इसको बेसिक से नहीं बताने वाला, इसको ऑप्शन से बताऊँगा। तो देखो, एग्ज़ाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको मतलब बेसिक से करने बैठे। तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि एलसीएम के अंदर देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, एलसीएम के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है 3, इसका मतलब कि मैं एलसीएम में 3 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा आप बताओ, जाएगा। इसमें तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन जो ये 1 है इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। भाई इसमें अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इस संख्या में और 1 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो मैं अगर इस पूरी संख्या में x में 3 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आप बताओ, 1 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का जो नियम होता है, वो क्या होता है, अंकों के योग में हम भाग देते हैं, सम ऑफ डिजिट में हम क्या भाग देते हैं 3 का। तो देखो सवाल में आपको सम ऑफ डिजिट दिया है, जब भी अगर सवाल में सम ऑफ डिजिट पूछा जाए तो आपको क्या दिमाग में लाना है 3 और 9। ठीक है, तो ये देखो, इसमें अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर 1 ही तो आ रहा ना इसमें 3 का भाग देने पर, नहीं आ रहा भाई, आ तो रहा है 15 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देखो, अगर मैं इसमें, अच्छा इसमें भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, ओ शिट, इसमें भी रिमाइंडर 1 आ रहा है यार, 1 मिनट में ऑप्शन चेक कर लेता हूँ इस सवाल के। पहला ऑप्शन है 16, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11, ऑप्शन नंबर डी 15 है भाई। यहाँ पे आप 15 कर लो, 13 की जगह, 13 की जगह कितना कर लो 15। अरे भाई सब ये वही ऑप्शन है जो एग्जाम में आए हुए हैं,
गलती से यहाँ पे 13 टाइप हो गया है। सवाल मेरे भाई ने लिखे थे, मैं इनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो उसने गलत का टाइप कर दिया होगा, कोई बात नहीं। तो 15 को जब 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 16। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर भाई इसको बेसिक से करना पड़ता, फिर हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो सेम टाइप का है, ऊपर जो करवाया था उसी टाइप का सवाल है। ऊपर वाले में रिमाइंडर 1 आ रहा था, इसमें रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसमें भी सम ऑफ डिजिट पूछा है, चलो कर लेते हैं। देखो, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 8, 9, 12, 14 एंड 36 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस बट एक्स इज डिविजिबल बाई 11। द सम ऑफ द डिजिट एक्स इज। तो x बराबर कितना आएगा मेरा, आप ये बताओ। आप बोलोगे सर एलसीएम ऑफ x एक संख्या है, तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 12, 14, 36। ठीक है, और ये 11 से विभाजित है, इसका मतलब हमें इसका केवा मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो इसका केवा मल्टीपल ले लो, रिमाइंडर जोड़ दो +4। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ऑप्शन में आपको x के अंकों का योग दिया है। तो आप एक बात ये समझो कि एलसीएम के अंदर मेरा 9 आ रहा है, एलसीएम के अंदर कितना आ रहा है 9, और एलसीएम के अंदर 36 भी आ रहा है। तो एलसीएम 9 से विभाजित है और 36 से भी विभाजित है। इसका मतलब 9 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि इसके अंकों का योग है वो भी 9 से विभाजित होगा। भाई 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है, अंकों का योग विभाजित होता है। तो एलसीएम अगर मेरा 3 से 3 से क्या 9 से अगर विभाजित है तो ये x, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4। भाई एलसीएम ये वाला तो पूरा पूरा मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस ये 4 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो x में 9 का भाग देने पर कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। अब सवाल में इसके अंकों का योग दिया है, तो आप 5 में 9 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 9 में 9 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 में आप 9 का भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 में आप 9 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, बाकी आप बेसिक से करना चाहो तो इसको आगे सोल्व कर लेना, और के का मान ऐसा रखना है कि 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको इसको ऑप्शन से करना सिखा दिया। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता जी, अगर ऑप्शन में दिख ही रहा है, अगर 2 ऑप्शन मिल जाते तो फिर हम इसे आगे सोल्व करते, लेकिन 2 ऑप्शन मिले ही नहीं, हमें इतना ही दिख गया कि 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, मेंस में इतना ही आता है कि मतलब आपको ऐसा ही, मतलब ऐसा ही सोचना पड़ता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का सोचना पड़ता है, थोड़ा सा ऊंचा सोचो आप, पूरा गेम सोचने का ही है केवल। ठीक है, तो आगे सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत है, वो सवाल डिजिटल सम पर है। चलो डिजिटल सम में सवाल के साथ ही आपको बता दूंगा। देखो अगला सवाल, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 31। वॉट लिस्ट नंबर शुड बी एडिड टू एक्स टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, पहली बात तो आप ये बताओ कि डिजिटल सम, मैं इसको किससे करूँगा, डिजिटल सम से करूँगा। तो डिजिटल सम क्या होता है, आप एक नोट लगा के लिख लो कोने में छोटा सा, कि डिजिटल सम क्या होता है, जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, तो जो शेषफल आता है, तो जो शेषफल आता है 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। बात समझ में आई।
भाई डिजिटल सम क्या होता है, 9 से जब किसी संख्या को भाग दिया जाए तो उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, डिजिटल सम। अब 9 से भाग देंगे इसका मतलब क्या है कि उसके अंकों के योग में भाग देंगे। भाई 9 का भाग देंगे इसका मतलब उस संख्या के अंकों का जो योग होगा उसमें भाग देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको क्लियर है डिजिटल सम क्या होता है। 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजिटल सम। अब सवाल को देखो, सवाल में दिया है कि मतलब x मैंने मान ली कि x मेरी क्या है, संख्या है। मानना क्या है, इसमें तो दिया हुआ ही है। अब इसमें दिया है कि ये सेम टाइप पे सवाल चल रहे हैं क्या सारे, 15, 18, 20 और 27, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। और रिमाइंडर दिया है 10, तो रिमाइंडर हमने जोड़ दिया। x इज ए मल्टीपल ऑफ 31, तो इसके के वा मल्टीपल ले लो। के का हमें ऐसा मान रखना है जिससे ये क्या हो जाए, 31 का मल्टीपल हो जाए। लेकिन हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे, हम इसको किससे करेंगे, डिजिटल सम से। बेसिक से करना हो तो आप ऐसे कर लेना, मैंने बता दिया। x का मान तो मैंने लिख दिया, अब आपको क्या करना है, के का मान ही तो लिखना है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है, जो मेरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है दुनिया की, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या ले लेना, उसका डिजिटल सम कितना होता है, उसका डिजिटल सम कितना होता है, उसका डिजिटल सम होता है 1407। या तो उसका डिजिटल सम 1 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा या 7 आएगा। दुनिया की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या उठा लेना, उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इसमें 27 आ रहा है एलसीएम में। एलसीएम में मेरा क्या आ रहा है, 27, और 27 का एक फैक्टर होता है 9। अगर 9 इसका फैक्टर है, ये जो एलसीएम आएगा ये 27 से पूरा डिवाइड है, 27 से डिवाइड और 27 के जितने भी फैक्टर है उससे भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी, इसका मतलब क्या है, इसका डिजिटल सम कितना आएगा। भाई 9 से ये पूरी पूरी डिवाइड है और 9 से भाग देने पर ही डिजिटल सम आता है। तो इसका अगर 9 का भाग दूंगा मैं इसमें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 0। अब 10 में आप भाग दो 9 का, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1। तो 10 का डिजिटल सम कितना आ गया, 1। तो टोटल x, इस x का डिजिटल सम कितना आ गया, 0 + 1, x बराबर 1 इसका डिजिटल सम आ गया। अब सवाल में बोला है कि x में मैं क्या जोड़ूं, छोटी से छोटी संख्या जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें मैं क्या जोड़ूं जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा, या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा या 7 आएगा। अब मैं पहली संख्या उठाता हूँ। पहली संख्या आप कहोगे सर 43, तो 43 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 3 7। अगर मैं यहाँ पे 7 जोड़ता हूँ तो बराबर में मेरा टोटल कितना आएगा, 8। ये 8 डिजिटल सम में आ रहा है क्या परफेक्ट स्क्वायर में, आप बोलोगे सर 8 तो नहीं है, तो ये 8 वाला ऑप्शन गलत हो गया। 43 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला मैं इसका ऑप्शन उठा रहा हूँ 32 में जब 9 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 5। अगर मैं 7 की जगह यहाँ पे 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 और 5 6। 6 परफेक्ट स्क्वायर में है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है 6 भी, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब 32 भी मेरा आंसर नहीं है। 37 को देखो, 3 और 7 10 में फिर आप भाग दो 1। भाई 37 में जब मैं 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब मेरा डिजिटल सम कितना हो गया, 1। तो अगर मैं 1 यहाँ पे जोड़ता हूँ तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 1। तो ये 1 इसमें आ रहा है क्या, 1 तो इसमें आ रहा है यार, 1 कहाँ से हो गया भाई, 1 और 1 2 हो गए ना, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। 1 और 1 कितने हो गए, 2।
2 इसमें कहीं आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। मतलब 3 ऑप्शन कट हो गए, हमारा एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है 39। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये है या नहीं। देखो x बराबर ये क्या है 1, 1 डिजिटल सम इसका प्लस, आप 3 और 9 का डिजिटल सम देखो कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका डिजिटल सम 9 का भाग देंगे तो आएगा रिमाइंडर 4, तो इसका डिजिटल सम भी 4 होगा। 4 इसमें जोड़ दो, 4 कहाँ पे आ रहा है भाई, 36, 3 ही तो आ रहा है। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग पता नहीं हिल गया है क्या अपनी जगह से। मतलब हर चीज़ हर सवाल में गलती हो रही है कुछ ना कुछ। 1 और 3 कितने हो गए 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट